ये आज के जो दिन है, मुझे लगता है मेरे पूरे 35 साल के जर्नलिस्टिक करियर में सबसे खराब दिन है। हर दिन जहर उगला जाता है। मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं, लेकिन मैंने पिछले 35 साल में इतना जहर कभी देखा नहीं। जहर तो था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के वक्त भी था, नामांतर आंदोलन के वक्त भी था, जब ये मंडल का आंदोलन हुआ तब भी था, लेकिन इतना जहर मैं आज जो हो रहा है, जो जहर उगला जा रहा है, जो हमले हो रहे हैं, जो बदनामियां की जा रही है, जो मीडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर आपको लोकतंत्र को तोड़ना है, अगर आपको सेक्युलरिज्म को तोड़ना है, अगर आपको फ्रीडम और फ्रेटर्निटी को तोड़ना है, तो पहला हमला तो मीडिया पर ही करना होगा। तो मीडिया और पत्रकारों पर जो हमले रोज हो रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनुभव हम सारे लोगों ने, यहां जो लोग बैठे हैं, उन्होंने 25 साल पहले किया था। 1991-92 में जब अयोध्या में हमला हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो पहला हमला भी जर्नलिस्टों पर ही हुआ था। वहां जो जर्नलिस्ट कवर करने गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। बाद में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है, 25 साल के बाद फर्क ये हुआ है, जो हमला करने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में बैठ गए। तो इस हमले को, आज जो हमला हो रहा है, मीडिया पर हो, बाकी सारे लोगों पर हो, जनता पर हो, रोहित वेमुला पर हो, कन्हैया कुमार पर हो, इस सारे हमले को 25 साल पहले स्टेट सैंक्शन नहीं था। अभी इसको सरकारी मान्यता है, स्टेट सैंक्शन है। ये बड़ी खतरनाक बात मुझे लगती है, बड़ी खतरनाक बात मुझे लगती है। हमने इतने सालों से पत्रकारिता की है, 30-35 साल में हमेशा देखा है, समाज में कोई तो ग्रुप है, गुट है, हमारे खिलाफ है, कोई हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह से सरकार किसी हमले का समर्थन करे, सरकार किसी पर सेडिशन का आरोप लगाए, सरकार ये सारा मॉनिटर करे, सरकार मीडिया को तोड़ने की कोशिश करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था पिछले 25 साल में। इमरजेंसी में हुआ था, वो अलग लेवल पर था, उसका विरोध हम लोगों ने किया था। लेकिन आज जो हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये जो दिन है, हम डरे हुए नहीं है, हम लड़ेंगे। लेकिन सबसे खराब दिन है, सबसे जहरीले दिन है। क्या हो सकता है मालूम नहीं है। और अभी तक ये था कि आपको लड़ने के लिए जिंदा रखा जाता। अभी तो हमारे 3 साथी तो मारे गए, और कौन मारा जाएगा मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर दाभोलकर गए, गोविंद पानसरे गए, डॉक्टर कलबुर्गी गए। इस तरह से सारी चीजें जब मॉनिटर होती है, तो मुझे लगता है हम सबको उठ के खड़ा रहना चाहिए और इसका मुकाबला एक साथ करना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम में इसलिए शरीक हुआ हूं कि मीडिया अलग नहीं रह सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग, कुछ मेरे पत्रकार दोस्त कहते हैं कि वी नीड टू बी अनबायस्ड। अनबायस्ड होना इसका मतलब ये नहीं है हम सच के पक्षधर नहीं हो। हमें हमेशा सत्य जो है, हमें हमेशा संविधान ने जो बताया है, उसका पक्ष तो लेना ही चाहिए। हम अनबायस्ड होंगे फैक्ट्स के बारे में, लेकिन हमें यह पक्ष लेना पड़ेगा। हमें लोकतंत्र का पक्ष लेना पड़ेगा, हमें सेक्युलरिज्म का पक्ष लेना पड़ेगा, हमें इक्वालिटी का पक्ष लेना पड़ेगा, हमें फ्रेटर्निटी का पक्ष लेना पड़ेगा। आज ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज पर दिलीप पाडगांवकर का आर्टिकल आया है, अंबेडकर को कैसे यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने अच्छी बात लिखी है। उन्होंने अंबेडकर को कोट किया है, अगर इस देश में हिंदू राज आता है या हिंदू राष्ट्र आता है, यह अंबेडकर का कोट है, आई एम कोटिंग अंबेडकर, तो इस देश में पहला हमला होगा आजादी पर, इस प्रदेश में पहला हमला होगा इक्वालिटी पर, इस देश में पहला हमला होगा फ्रेटर्निटी पर। यह अंबेडकर ने कहा है। आज ये हिंदू राष्ट्रवादी अंबेडकर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंबेडकर हिंदू राष्ट्र के बारे में ये कह रहे हैं। और मुझे लगता है जब 2014 में मोदी जी का राज आया, तो इस तरह से होगा, यह शक हमारे मन में था, यह शायद हो सकता है। लेकिन एक आशा भी थी कि मोदी को चुना गया है हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, मोदी को चुना गया है, इस देश के लोगों ने चुना इसलिए गया है कि कांग्रेस ने जो गवर्नर दिया था वो बहुत ही खराब था, वो बहुत ही करप्ट था। लोगों को एक विकल्प चाहिए था, इसलिए मोदी को चुना गया है। मोदी इस गति से
हिंदू राष्ट्र की ओर जाएंगे, इस तरह से ये सारी चीजें करेंगे। ये तो उस वक्त 2014 में मुझे भी नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ये लगता था इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश के लोग जो है उनको ये लोग जानेंगे और ये चीज नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं, हम लोग कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम मोहसिन शेख को क्यों भूल रहे हैं? मेरा सवाल ये है आपको, आप सारे लेफ्टिस्ट हो या प्रोग्रेसिव हो, हम कन्हैया कुमार की बात करते हैं, हम रोहित वेमुला की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 16 मई 2014 को मोदी सरकार यहां आ गई और उसके बाद अगले महीने में पुणे में मोहसिन शेख नाम का जो युवक था, जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, वो किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं था, उसको हिंदू राष्ट्र सेना ने मारा था। तब हम लोग बोले नहीं थे, तब मीडिया ने इसको कवर भी नहीं किया था, क्योंकि शायद हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया दिल्ली में बैठा है और दिल्ली से पुणे बहुत दूर है, शायद इसलिए ये मीडिया कवर नहीं किया है। मीडिया ने कहा नहीं, ये फ्रिंज एलिमेंट है। ये बहुत बड़ा वर्ड मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूं, फ्रिंज एलिमेंट। व्हाट इज फ्रिंज एलिमेंट? दिस इज पार्ट ऑफ एंटायर हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट कॉन्स्पिरेसी। और कोई मुझे ये कहे नहीं नहीं मोदी जी इसमें शामिल नहीं है, तो मैं कहता हूं ठीक है भाई, हम लोगों ने अभी, हम लोग भी, हम सारे मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे 60s के पास आए हैं और पिछले 60 साल में हमने जो देखा है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मोदी इसमें शामिल नहीं है। अगर संघ का स्वयंसेवक इस देश का प्रधानमंत्री होता है और वो इस तरह से इन सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट को बढ़ावा देता है, तो और कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको यही बार बार कहूंगा कि रोहित वेमुला गया, अच्छा हुआ हम लोग उठ गए, कन्हैया कुमार को जेल में डाला गया, हम लोग उठ गए, लेकिन मोहसिन शेख क्यों नहीं हम लोग उठे? क्योंकि कोई पार्टी का वो नहीं था, कोई आइडियोलॉजी वो नहीं मानता था, वो एक साधारण सा युवक था, साधारण सा मुस्लिम युवक था, जो आईटी में काम करता था, जो घर जा रहा था, उस शाम को उसके ऊपर हिंदू राष्ट्र सेना ने हमला कर दिया और हम लोग उसको भूल गए। तो ये जो इसका जो अलार्म है उसी वक्त बजा था जब मोहसिन शेख पर हमला हुआ था। उसके बाद दादरी हो गई 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद दादरी में अखलाक पर जब जो हमला हुआ, हम सारे लोग बड़ी बातें करने लगे। उसके बाद हो गया ये हमला, उसके बाद रोहित वेमुला पर हमला हुआ और रोहित वेमुला ने तो आत्महत्या कर दी है। कन्हैया कुमार अभी जिंदा है, लेकिन इनका बस चलता तो कन्हैया कुमार भी जिंदा नहीं होता, ये मुझसे ले लीजिए। ये जहर जो मैं बता रहा हूं, तो ये जहर है। हमारा जो विरोधी है, हमारा जो विपक्ष है, हमें जो विरोध करने वाला है, उसको जिंदा नहीं रखना चाहिए। स्टालिन की बात कर रहे थे मोदी जी उस दिन पार्लियामेंट में। ये सारा तत्वज्ञान तो हिटलर और मुसोलिनी का है। हमारा विपक्ष, हमारा अपोजिशन जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग हमारा नहीं सुनेंगे, हम पहले आप कर सोशल मीडिया पर हमला करेंगे, फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो हम झूठी बातें लिख के आप पर कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो वी विल किल यू। पूरा प्लान पूरा स्पष्ट है। और मुझे लगता है जो मीडिया है, मीडिया भी इसी तरह से पोलराइज हो गया है। मीडिया में अच्छे लोग हैं, यहां जो लोग बैठे हैं वो हमेशा लड़ते आए। मीडिया में आज भी अच्छे लोग हैं, टेलीविजन में अच्छे लोग हैं, प्रिंट में अच्छे लोग हैं, लेकिन जब मीडिया मैनिपुलेट किया जाता है अपने कम्युनल गेन्स के लिए, हम क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद के वक्त भी मीडिया मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी क्योंकि सरकार इनकी नहीं थी। आज जिस तरह से मीडिया मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, इतनी खतरनाक कोशिश है। पहले तो लोकसभा के चुनाव के वक्त मीडिया मैनिपुलेट किया गया, पैसे के आधार पर मीडिया मैनिपुलेट किया गया, सोशल मीडिया मैनिपुलेट किया गया। उसके बाद आप देखिए जेएनयू का पूरा ये मामला किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट किया गया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जर्नलिज्म में हमने जो जर्नलिज्म किया है, हमारे पास जो खबर आती है, हमारे पास जो फैक्ट आती है, आवर बेसिक ड्यूटी इज टू वेरीफाई द फैक्ट।
Basic duty. Verify the fact. And here we have some of the channels like Times Now or Zee News. They not only verify the news, but they don't verify videos also. किस प्रकार का जर्नलिज्म हम लोग कर रहे हैं? इनको तो जेल में होना चाहिए। कन्हैया कुमार को जेल में नहीं होना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। बेसिक पत्रकारिता के क्लासरूम में हम ये पढ़ाते हैं कि आपको फैक्ट वेरीफाई करना चाहिए, और इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, फैक्ट तो छोड़ दीजिए, वीडियो भी वेरीफाई नहीं कर रहे। एक मॉर्फ वीडियो आपको कोई देता है, आप वेरीफाई नहीं करते और चलाता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि इन लोगों ने ये सारी चीज जो की है वो अनजाने में की है, अननोइंगली कुछ नहीं हुआ है, ये जानबूझकर की है, ये जानबूझकर की है, क्योंकि ये सरकारी एजेंडा है, ये समझ लो। जेएनयू की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं, जेएनयू में हमने सारी चीजें देखी, हमने सरकारी दमन देखा, हमने मेजॉरिटी की दादागिरी देखी, हमने मीडिया का करप्शन देखा, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से अपने विचारों को विरोध करने वाले कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को पराभूत करने के लिए या स्टूडेंट को चुप करने के लिए किस तरह से सारी चीजें मैनिपुलेट की जाती है, ये हमने देखा। अच्छी बात इतनी है कि मीडिया में पोलराइजेशन है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, और ये इसका विरोध करते रहते। इसलिए कन्हैया कुमार ने सच क्या कहा, उसने क्या स्लोगन दी, ये तो गीता आप बताइए, साइना आप बताइए, ये तो स्लोगन हमने भी दिए, हमें किसी ने जेल में नहीं भेजा। भूखमरी से आजादी, संघवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी। हम जब कॉलेज में जाते थे तो यही तो स्लोगन्स थी जो हमें एक्साइट करती थी, यही तो स्लोगन्स थी। तब किसी ने हमें जेल नहीं भेजा। और आज सारा मीडिया, इतना सारा राष्ट्र प्रेम आ रहा है मीडिया को, इतना सारा राष्ट्र प्रेम आ रहा है कि सारे उठकर पहले बहुत सारे लोग मीडिया में ये कहने लगे, नहीं कन्हैया कुमार ने बोला था। मेरा तो कहना इसके आगे, ये तो मैं अगर टीवी पर बोलूंगा तो मुझे शायद मुझ पर हमला होगा, या मुझे मेरे ओनर को लिखा जाएगा, नहीं इनको अभी हटा दो। आप देखो, अफजल गुरु को तो फांसी हो गई, इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर कुछ लोग अफजल गुरु के फांसी का विरोध करना चाहते हैं तो उनको वो हक है, इस देश में उनको वो हक है। हम ये हक को नकार नहीं सकते। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जब मीडिया भी शामिल होता है, नहीं अफजल गुरु ये सब एंटी नेशनल है, ये है वो है। मीडिया के इन पत्रकारों को पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म इसमें क्या फर्क है, ये पूछेंगे तो जवाब भी नहीं दे सकते। मेरा कहना आपको इतना ही है, बाकी सारे स्पीकर्स तो बोलने वाले हैं। मेरा कहना इतना है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक सरकार है, अगले 3 साल चलने वाली है, क्या कर सकती है जेएनयू में उन्होंने दिखाया है। हमारे जैसे पत्रकार है, इन्होंने शुरू में कहा, इन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ये आज शुरू हुआ नहीं है। हम आज नींद से जागे हैं। ये 2013 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे। और मैंने कई बार ये कहा है मेरे भाषण में कि हम लोगों ने 2014 मई में क्यों इस्तीफा दिया। जो चैनल हम लोगों ने जीरो से खड़ा किया था, जो सारी टीम हम लोगों ने जीरो से खड़ी की थी, हमें क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अंबानी का अलायंस हो गया, इसलिए हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। ये कोई नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, अंबानी व्यक्ति नहीं है, क्रोनी कैपिटलिस्ट और इस टाइप को जो कम्युनल पॉलिटिशियन है, उनका अलायंस हो गया, इसलिए हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। हम लोगों ने 2014 के जून में इस्तीफा दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया, तब से हम लोगों पर दबाव आना शुरू हो गया था। हर दिन दबाव था, मेरे पास मेल्स है,
हमारे कंपनी के, मैं बड़े नेटवर्क में काम करता था, आईबीएम जैसे बड़े नेटवर्क में, देश का नंबर 2 नंबर 3 का नेटवर्क है, लेकिन हर दिन कभी चेयरमैन मेल नहीं लिखते, और चेयरमैन ने या एडिटर इन चीफ ने मेल भी लिखा हमारे कंटेंट के बारे में, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं फेसबुक पर क्या लिख रहा हूं, मैं ट्विटर पर क्या लिख रहा हूं, इसके बारे में जब चेयरमैन हमें मेल लिखते हैं और आप मत लिखिए कहते हैं, तो हमें सारा अंदाजा हो जाता है क्या होने वाला है। यह 2013 से शुरू हुआ था। आप मोदी जी के बारे में क्यों लिख रहे हैं, आप आरएसएस के बारे में क्यों लिख रहे हैं? मेरे पास मेल्स है। ये लोग, इन लोगों को इतना भी डर नहीं है कि मेल भेजेंगे तो निखिल वागले रखेगा और आगे जाकर किसी को बताएगा और सुनाएगा, इतना भी डर नहीं है इस देश में। क्या हो रहा था मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से हम लोग जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन में गए तैसे तैसे ये जो दबाव है बढ़ते गया। जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हुआ था गुजरात में, सारा वो वहां का प्रोग्राम हुआ था, तब वहां के गांव के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उनके पास मुद्दे थे, पर्यावरण का मुद्दा था, उनके जमीनों का मुद्दा था। मैंने मेरा रिपोर्टर वहां भेजा, मैंने मेरे चैनल पर यह दिखाया, मैंने मेरे एडिटर इन चीफ को कहा कि मेरा रिपोर्टर गया है, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आपके सो कॉल्ड नेशनल चैनल पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन एक भी चैनल में गांव वाले जो विरोध कर रहे थे यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को, वो नहीं दिखाया। यह जानबूझकर सप्रेस किया जा रहा है। तो आज ये अचानक नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि 2013 से ये स्टेप बाय स्टेप चालू हुआ और यहां तक हम जेएनयू तक आके पहुंचे। मेरा मानना इतना ही है कि ये लोग क्या करते हैं, देखिए मीडिया के बारे में। इनको जब कांग्रेस पावर में थी कि ये कांग्रेस के साथ थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो मीडिया चलाते हैं ये सारे कांग्रेस के साथ थे। बाद में इन्होंने पार्टी बदल ली, मोदी जी के साथ आए। मोदी जी के साथ आकर पहली बात ये करते हैं, जो मीडिया ओनर्स है उनको खरीद लेते हैं। आज इस देश के बहुत सारे, मैं कहता हूं मेजॉरिटी ऑफ मीडिया ओनर्स आज सत्ताधारी पार्टी के साथ है। हम मीडिया नहीं चला सकते, फ्री मीडिया नहीं चला सकते। और अगर कोई मुझे कह रहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे मालूम है, मैं एडिटर हूं, मैंने इतने साल में एडिटर हूं। यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है इन ट्रू सेंस। इस देश में कन्वीनियंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कन्वीनियंट। क्योंकि मैं पूरा सच छापूंगा तो कल मेरा ओनर कहेगा वागले जी आप घर जाइए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐड बंद हो रही है। वागले जी आप घर जाइए क्योंकि अमित शाह मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे। वागले जी आप घर जाइए क्योंकि मोदी जी मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे। और ये जो एडिटर पर प्रेशर होता है वो नीचे आता है रिपोर्टर पर। रिपोर्टर को भी कहा जाता है कि नहीं आप मत कहिए, ये आप ये न्यूज मत दीजिए, आप अभी ना कांग्रेस के खिलाफ न्यूज दीजिए। 2011 से लेकर 2014 तक हम सारे मीडिया वाले कांग्रेस के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। 2G का करप्शन बोल रहे थे, कोल माइंस का करप्शन बोल रहे थे। तब हम बड़े अच्छे थे। अभी मैं हमेशा कहता हूं हमारा मीडिया जो है, दिस इज अ परमानेंट अपोजिशन पार्टी। अभी जब हम लोग इनके खिलाफ बोलना चाहते हैं तो लोग कहते नहीं आपको बोलना नहीं चाहिए। कहां है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मुझे भी आजादी चाहिए। कन्हैया कुमार जी हमारे मन की बात करिए। आई थैंक दैट बॉय। हमारे मन में इतने भीड़ से हम लोग सफोकेट हो रहे थे। हमें भी आजादी चाहिए। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन ट्रू सेंस इन दिस कंट्री। अगर आपको मानना है मान लो, मुझे मालूम है क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले जमाने में भी होता था, पिछले सरकार के वक्त भी होता था, इस सरकार के वक्त भी हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। आज भी मैं क्यों कह रहा हूं, ये कोई स्लोगन नहीं, मुझे आजादी चाहिए। मुझे कभी लगता है मुझे पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। एवरी डे आई वेक अप, एवरी डे देयर इज न्यू प्रेशर। नाउ आई वर्क फॉर अ न्यू चैनल विच इज जस्ट 1.5 month ओल्ड, लेकिन उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर मेरे ओनर को लिखा जाता है टैग करके, यू रिमूव निखिल वागले, एवरी डे। उनको निकालना है तो निकाल देंगे यार, मैं और एक चैनल निकालूंगा यार। जब तक है
तब तक हम बात करते रहेंगे, तब तक चुप नहीं रहेंगे। अगर आप मुझे नौकरी पर रखने वाले हो तो हम बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना ही हमारा काम है। और जैसे मराठी के एक बहुत ही बुजुर्ग और विद्वान पत्रकार थे आचार्य जावड़ेकर, इन्होंने कहा था कि संपादक को अपना इस्तीफा अपने जेब में रखना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत बोलना चाहिए। और एंड में अगर मुझे मौका बाद में मिलेगा क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा, हमें अपना मीडिया डेवलप करना चाहिए, हमें अपना मीडिया डेवलप करना चाहिए जो लोगों के पैसे पर बनेगा और लोगों की बात करेगा और सबकी बात करेगा।